So, hello people, Ram Ram, this is Diksha, and I welcome you all at the platform of the beginners Nook. तो here's the fourth video of the channel. Now, पिछली वाली वीडियो में हमने अयोगवा वगैरह पढ़ा था. अब देख लेते हैं इस वाली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. Here's our index, जिसमें अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्णमाला. फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकेंड पार्ट भी. लास्ट पार्ट हमने करा था अयोगवा. अब इस वाले पार्ट में हम करने वाले हैं व्यंजन, आकारांत वगैरह. फोर्थ पार्ट में करने वाले हैं. So here's the fourth part of the वर्णमाला चैप्टर. व्यंजन क्या होता है, ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि व्यंजन क्या होता है स्वर के साथ. तो व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं. पढ़ा था कि हमने कि वे वर्ण जो स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं, बिना स्वर की हेल्प से वो नहीं बोले जा सकते हैं. तो क, ख, ग, घ ये हैं आपके व्यंजन. इनको नहीं बोलोगे व्यंजन, व्यंजन बोलोगे हमेशा इनको. जिसमें हलंत ये लगा हुआ होता है वही एग्जैक्ट फॉर्म होती है व्यंजन की. ठीक है, इनको अक्षर, ये जब व्यंजन स्वर से मिल जाते हैं तब ये अक्षर बोले जाते हैं. ठीक है, भी व्यंजन लिखने के लिए आएगा तो व्यंजन हलंत लगाकर ही लिखे जाते हैं. ओके, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ व्यंजन. ओके ना, व्यंजन हमने पढ़ा था, वर्णमाला देखी थी पूरी. तो कहाँ से, का से लेकर ये श्र तक, ये पूरे क्षत्रज्ञ या श्र यहाँ तक होते हैं. इनका प्रोनाउंसिएशन हमने लास्ट में देख लिया था, तो अभी नहीं देख रहे हैं उसको ना. अब देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण. क्लासिफिकेशन क्या है व्यंजनों के. व्यंजन हमने पढ़े थे कि 33 होते हैं पिछली वाली में. अब इनको देख लेते हैं 33 होते कौन कौन से हैं. अब ये फर्स्ट होता है स्पर्श व्यंजन, जो होते हैं 25 टोटल. अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 4. ऊष्म व्यंजन जो होते हैं 4. अब इन सबको मिला के टोटल हो गए 33. अब इन्हीं 33 को बोलते हैं हमारे मूल व्यंजन. ठीक है, तो ये सारे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये मिलके बनाते हैं मूल व्यंजन. तो मूल व्यंजन अगर पूछा जाए कि कितने होते हैं तो वो होते हैं 33. ठीक है ना. स्पर्श व्यंजन सबसे पहला था स्पर्श व्यंजन. अब स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं. पहले स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, ये चीज याद रखनी है, स्थान विशेष. स्थान विशेष मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ का स्पर्श करते हुए निकले वे वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं. अब ये सोच सकते हो कि का, खा, गा इनके अलावा भी जो वर्ण बोले जाते हैं कि तो वो भी कहीं ना कहीं से तो बोले जाते होंगे, बट वो क्या है, मिक्स होके आते हैं. ये क्या है, स्पेशली कंठ को हिट कर रहा है जब ये साउंड निकलेंगे, तालु को हिट कर रहा है, मूर्धा को हिट कर रहा है, दंत को, तो एक स्पेशल जगह को ये हिट करते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं. ठीक है, तो स्थान विशेष को में टच करते हुए, स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं. ठीक है, तो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, व, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ, म, ये सारे क्या हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन. ओके, नाउ वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट लेटर होता है इनको वर्ग में बोल दिया गया. ये पूरा क जो स्टार्ट है इनको का वर्ग, च चा वर्ग, ट ट वर्ग, त ता वर्ग, प प वर्ग. तो ये वर्गों में डिवाइड कर दिए गए हैं कि जैसे मुझे ये सारी लाइन लिखनी है पूरी, तो मैं केवल इतना बोलूंगी कि का वर्ग के सारे लेटर्स लिखने हैं मुझे. ठीक है, तो का वर्ग लिखना है तो का वर्ग में ये सारे आ जाएंगे. ठीक है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं. ओके, अब ये चीज, और ये टा ठ ड ढ ण, केवल इनको बोलते हैं हम कठोर व्यंजन. कठोर व्यंजन, कठोर मतलब टफ चीज होती है, कोई भी चीज बहुत टफ एंड रफ. तो टफ चीज को ट ठ ड ढ, बहुत जोर पड़ता है ना मुंह में, ट ठ ड ढ, ये लगता है बहुत जोर से बोला जा रहा है, ट ठ ड ढ ण, इसलिए इनको कठोर व्यंजन, ये ऐसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि कठोरता से बोले जा रहे हैं. क ख ग घ ण ङ च छ ज झ ङ, इतनी टफ से कोई भी नहीं बोले जा रहे, केवल इनको ट ठ ड ढ ण कठोरता से बोले जा रहे हैं, इसलिए कठोर व्यंजन. कठोर व्यंजन याद हो गया ना. ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं टोटल 25. ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन हो गया और वर्गीय व्यंजन, दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी ना.
सेकेंड इज अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, इनका भी जो उच्चारण, ये होते हैं यर ल व, इनका भी उच्चारण जो होता है पारंपरिक वर्णमाला के बीच मतलब स्वर व व्यंजन के बीच में होता है। ठीक है, मतलब या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करके समझ लो कि अंतस्थ इन्हें क्यों कहते हैं। ये किसी भी भाग मतलब मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श करके नहीं निकलती हैं, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट निकलती हैं। जैसे या स्पर्श भी करेंगे तो बहुत लाइट, या बोल के देखो, या र ल व, पूर्णतः स्पर्श किसी को नहीं करिए, जरा सा टच करा निकल आई। ओके, तो इसलिए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, र, ल, व, चार याद रखने हैं। अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व ना। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म, ऊष्म मतलब ऊष्मा, हीट, हीट। और संघर्षी जिसमें संघर्ष मतलब संघर्ष, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड वर्क लग रहा है, बहुत ज्यादा दम पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में से किसी स्थान विशेष पर घर्षण करके निकले और गर्मी पैदा करे, घर्षण मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब एकदम से घर्षण करके निकले और गर्मी पैदा करे, मतलब हीट पैदा कर रही है, उनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। कैसे? श बोल के देखो, और हाथ ना मुंह के आगे रखो, श स स ह, गर्म हवा निकल रही है ना, श स श श स ह, चारों में गर्म हवा निकल रही है, तो ये हो गए ऊष्म व्यंजन इस तरह से। ओके, ठीक है। ना, ये भी चार होते हैं। मूल व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था? ये सारे थे, मतलब स्पर्श व्यंजन और य, र, ल, व, श, श, स, ह, ये पढ़ लिया, तो ये और ये दोनों रह गए। ठीक है, इनको भी देखते हैं आगे, क्योंकि ये मूल व्यंजन में नहीं थे। अब आ जाओ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से थे? क्षत्र, ज्ञ। ठीक है, तो जब दो व्यंजन के बीच कोई स्वर ना हो, डेफिनेशंस हो सकता है कभी कभार ऐसे पूछ देता है, नॉर्मल आती है कि मिक्स मिलके जो व्यंजन बनते हैं, दो व्यंजनों से मिलके जो व्यंजन बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो उसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, जब दो व्यंजन के बीच कोई स्वर ना हो, ठीक है, उन्हें मिलाकर लिखा जाए, और उन्हें मिलाकर लिखा जाए तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जैसे डेढ़ वर्ड का भी बोल देते हैं, तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये चीज हो सकता है कभी कभी ऑप्शंस में दी होती है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि क्या ये श पूरा लिखा है या फिर आधा लिखा है। या तो ये ऐसे लिखा जाएगा, दोनों आधे और प्लस आ, या फिर ये एक स्टार्टिंग वाला आधा और ये पूरा। ओके, तो क्ष किससे मिलके बनता है? क और श, ये वाला षटकोण वाला श, त्र, ता और रा से, ज्ञ या ज्या, ज और ओ से, ज्या, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन ज्या होता है, हम लोग ज्या ही पढ़ते हैं। श्र, श और रा से याद रखना है, ये वाला श्रा, श्राप वाला श्रा, ये श आता है, और ये क्षत्रिय वाले शा में ये षटकोण वाला आता है। तो क्ष, क्ष, का और शा, त्र, ता और रा, ज, ज और व, श्र, श और रा। ठीक है, ये भी कितने होते हैं टोटल? चार। हाँ, और इसको एक सेकेंड और, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं और व्यंजन गुच्छ के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, ना नेक्स्ट इज उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन को क्या क्या द्विगुण व्यंजन और गौड़ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। मूर्धा मतलब ऊपर की छत जो होती है ना मुंह के, उसको बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, मतलब एकदम से नीचे आ रही है, और उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये विकसित व्यंजन है। अच्छा, पहले तो ये देख लो कि जीभा पहले मूर्धा पे लग रही है फिर एकदम से नीचे आ रही है, मतलब ये होते हैं दो, कौन कौन से? ड़ और ढा। अब इसको बोल के देना, ड़ छत पे लग रही है, एकदम से नीचे आ रही है, ड़ ढ़। पढ़, पढ़, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ना पड़ता है, सेंटेंस ले लो, पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ना ढ़, पढ़ता ड़। ठीक है, तो ये क्या है? ये विकसित व्यंजन है, ये पहले संस्कृत में नहीं थे। विकसित मतलब विकास होते होते हिंदी का मतलब लैंग्वेजेस का विकास होते 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 तब ये बाद में आए हैं, ये पहले संस्कृत में नहीं थे। ओके, इनकी भी संख्या कितनी थी? दो। अब जो मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में जो डायग्राम बनाया था उसको अब बिल्कुल डिटेल में देख लो कि 52 वर्ड कैसे होते हैं। टोटल 11 होते हैं, ये स्वर होते हैं 11, यहां से लेके यहां तक,
अयोगवाह 2 होते हैं, अंग आह, स्पर्श व्यंजन क ख ग घ ये मातक, ठीक है। द्विगुण व्यंजन ड़ ढ अभी पढ़ा हमने, और अंतस्थ व्यंजन 4 य र ल व, और ऊष्म व्यंजन श स स ह, और संयुक्त व्यंजन क्षत्र ज्ञ, ठीक है, और श्र, ये संयुक्त व्यंजन। तो अब जैसे कोई भी बोल दे कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 हैं, ये रहे अयोगवाह, स्पर्श व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इनके नाम से इनको याद रखना है ना। अब आ जाओ, अर्ध स्वर किसको बोलते हैं? अर्ध स्वर नाम सुना होगा, तो अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन को बोलते हैं संघर्षहीन व्यंजन। मतलब अर्ध व्यंजन तो वैसे तो नहीं बोलते, लेकिन फिर भी कभी कभार शायद किसी में आ जाए तो छोड़ मत देना इसको, इसलिए लिखा है। वैसे इसको मेन जो नाम होता है वो अर्ध स्वर ही होता है। तो अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? य र ल व में से फर्स्ट या और ये व, ठीक है, य र ल व, य व, तो य व ये 2 होते हैं। अब ये अर्ध स्वर क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि स्वरों की जगह पे इनको यूज करा जा सकता है, जैसे ई ए, ये याद नहीं करना है, मैंने केवल रेफरेंस के लिए दिया है। ये बिल्कुल याद नहीं करना है, केवल ये याद करना है, या वाह होते हैं, केवल रेफरेंसेस के लिए इतनी पूरी चीजें दी हैं कि क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। जैसे कौवा, सीधे से समझो कि कौवा होता है, कौवा को ऐसे भी लिखा देखा होगा, ऐसे भी लिखा देखा होगा, तो क्या था, ये अ स्वर था, बट स्वर को मैंने इस वा में चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ। खाएंगे ऐसा लिखा होगा, खाएंगे ऐसा भी देखा होगा, तो ए को मैंने या में चेंज कर दिया, कौवा को मैंने वा में चेंज कर दिया, ई नई नई, जाऊंगा ऊंगा, जाओ जाओ, कहीं कहीं लिखा देखा होगा। तो ये ऐसे करके इनको लिख सकते हैं, या मतलब इन स्वरों की जगह पे इनको लिख सकते हैं, इसीलिए इनको अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर भी बोलते हैं। अब एक चीज और कि अगर बिल्कुल जैसे क्वेश्चन आ जाए, इनमें दोनों लिखे हैं कि क्वेश्चन में आ गया कि कौवा और ये कौवे, दोनों में कौन सा सही है, वर्तनी शुद्ध किसकी है, तो हमेशा ये क्या बोलते हैं, इस वाले को स्वर वाले को प्रेफर करोगे, ओके। सारे वर्ड्स में स्वर वाले को हमेशा प्रेफर करोगे। ये आते आते हम केवल ये बोलचाल की भाषा में आते थे पहले, अब क्या है वो लिखावट में भी नॉर्मल हम इसको अभी कभी यूज करते थे, बट जो शुद्ध है वो हमारे यही स्वर के साथ वाले हैं, ओके। तो ये हो गए अर्धस्वर। अर्धस्वर कितने होते हैं? या और वा, ओके ना। लुंठित स्वर, लुंठित या प्रकंपित। लुंठित लुढ़का, लुढ़का जैसे वर्ड लग रहा है, और प्रकंपित कंपित मतलब वाइब्रेट। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा 2-3 बार कंपन करती है, लुंठित या लुढ़कती है, ठीक है। जैसे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा 2-3 बार कंपन होती है, मतलब वाइब्रेट होती है, उन्हें लुंठित वर्ण कहते हैं। रा, रा बोलो, एक रा बोलने में जीभ का है 2-3 बार वाइब्रेट कर जाएगी वहां पे, तो इसीलिए इसको लुंठित स्वर बोलते हैं, लुंठित या प्रकंपित, ओके। पार्श्विक, पार्श्विक या फिर वर्ड्स। तो पार्श्विक या फिर वर्ड्स व्यंजन क्या होता है? पार्श्विक मतलब पार्श्व, पार्श्व मतलब आसपास वाली चीज, आस या फिर इधर उधर बगल की बोल देते हैं पार्श्विक, पार्श्व, ठीक है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राण वायु मतलब जो वायु है जिह्वा के दोनों पार्श्व से, दोनों साइड, पार्श्व साइड, ठीक है, दोनों साइड से निकल जाती है, उन्हें लुंठित, ओ सॉरी लुंठित नहीं है, पार्श्विक है, ओके। उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु जो वायु है जीवा के दोनों साइड से निकल जाए, ला बोलो, ला ला, तो ला जब बोलते हो तो जीवा के दोनों साइड से हवा से निकल रही है, बोल के देखो, ला ला। तो ला जब बोलते हो तो पार्श्व से मतलब साइड से हवा निकल जाती है, तो बस इसी को इसीलिए ला को इसीलिए पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन कौन है? ये वर्ड से बोला जाए तो वर्ड से भी यही है, ओके। काकल्य, काकल्य क्या होता है? स्वर यंत्रियों के मध्य स्थित वायु मार्ग काकल बोला जाता है। स्वर यंत्री मतलब ये इनमें स्वर यंत्री जो होती है, जो वायु मार्ग, जो जहां से हम सांस लेते हैं, अभी इसको मैं क्लियर कर रही हूँ कैसे वायु मार्ग है। तो स्वर यंत्रियों में स्थित वायु मार्ग को काकल कहते हैं, ठीक है। अब तथा काकल स्थान से उच्चारित होने के लिए इसे काकल्य बोली जाती है। बोले तो ये कंठ से ही जाते हैं, लेकिन कंठ के किस पार्ट से? कंठ में जब और भी डेप्थ में जाओगे तो वो काकल पार्ट से, मतलब वायु मार्ग को काकल। अब अच्छा देखो, अच्छा हाँ बोलो, क्या लग रही है वायु मार्ग से आ रही है, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो पहले अ बोल के देखो, छोटा बोलो, छोटा बोलो, अ। साउंड पे ध्यान देना, गले पे कहाँ से बोला जा रहा है, अ
अब बोलो ह। अब जब हा बोला, देखा जो वायु मार्ग जहां से हम सांस ले रहे हैं और जा रही है वापस, तो वहीं से डायरेक्ट वो निकली है, इसीलिए ये काकल बोला जाता है। ठीक है, स्वर इंद्रियों के मध्य वायु मार्ग में, वायु मार्ग जिसको काकल कहते हैं, इसीलिए इसको काकल्य भी, काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, शायद क्लियर हो गया होगा। ये वाली तो पिछली स्लाइड थी, 52 हमने समझ लिए थे कि कैसे करके ये टोटल 52 थे ना। एक क्विक लुक देख लेते हैं, देखते हैं किसको कितना याद है अभी चीजें। एक टाइमर लगाते हैं। देखते हैं किसको किसको याद था। ओके, अब देख लेते हैं कि क्या क्या था। लुंठित, लुंठित कौन सा था? रा, प्रकंपत भी इसको बोल रहे थे। पार्श्विक, जो पार्श्व से हवा निकल रही थी। ला, उसको वर्ड्स भी बोलते थे। अर्धस्वर या और व थे। ओके, अंतस्थ व्यंजन कौन से थे? य, र, ल, व थे पूरे। और संयुक्त व्यंजन क्या थे? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अच्छा, मिश्रित थोड़ा सा नया होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर संयुक्त बोला जा रहा है तो ये चारों आ रहे हैं। ठीक है, अगर मिश्रित व्यंजन बोला जाए तो केवल ये अकेला श्र आएगा। ओके, संयुक्त व्यंजन क्षत्र, ज्ञ और श्र, और मिश्रित व्यंजन श्र। ओके, चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। काकल्य अभी हमने पढ़ा था, हा था। ऊष्म, जिसमें से ऊष्मा आ रही थी, श, श, स, ह। आगत व्यंजन ये मैं बनाऊंगी अभी, क, ख, ग, ज, फ। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन च, छ, ज, झ। अच्छा, ये चीज नहीं है, स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं, तो च, छ, ज, झ। कठोर व्यंजन किसको बोल रहे थे? ट, ठ, ड, ढ, ळ। उत्क्षिप्त या द्विगुण या गौड़, ये किसको बोल रहे थे? ड़ और ढ। नासिक के जो नाक से बोले जा रहे थे, या फिर पंचमाक्षर बोले जा रहे थे, तो लास्ट वाले जो लेटर्स थे ना। अब देख लेते हैं द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। बस चैप्टर होने वाला है खत्म। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब समान व्यंजन जुड़ते हैं, समान मतलब एक जैसे, ओके, सेम, समान जुड़ते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पक्का, क सेम है ना, एक आधा है और एक पूरा है, एक आधा है एक पूरा है, एक आधा एक पूरा है, बट दोनों क्या है? सेम है। पक्का, इक्का, बच्चा, सच्चा, डब्बा, डब्बी, कुछ भी है। तो ये सब आ रहे हैं द्वित्व व्यंजन में। ठीक है, द्वित्व मतलब समान जो सेम व्यंजन जुड़ रहे हैं, एक आधा है एक पूरा है। ओके, नेक्स्ट इज मानक वर्ण। ये टर्म आती है, मानक वर्ण क्या है? तो जिन वर्णों को मान्यता प्राप्त है, या जो अभी प्रचलन में है, प्रचलन मतलब जो अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो जिन मान्यता प्राप्त है जिनको, जो अभी भी प्रचलन में, उन्हें मानक वर्ण कहते हैं। मतलब जो जो लेटर्स अभी हम लिपि पढ़ रहे हैं ना, अ ई ई, जो अभी वर्णमाला देखी थी, तो वर्णमाला में जो अभी भी प्रचलन में चल रहे हैं उनको मानक बोलते हैं। तो मानक के लिए अमानक भी पता होना चाहिए कि अमानक हैं कौन से, तब तो पता चलेगा मानक। तो जो आज देख रहे हो, वो पहले के टाइम में इस तरह से लिखा जाता था। ठीक है, ख को, ये तो हमने भी लिखा है, ख को पहले ऐसे करके र और व करके अलग अलग लिखते थे, अब इसको ख ऐसे लिखने लग गए। झ को ये भ टाइप में लगता था, मतलब भा नहीं है एग्जैक्ट, नहीं तो पकड़ के बैठ जाओ, बात मैं बोल रही थी भ है, भ नहीं है, मतलब भ के टाइप का लग रहा है। एक बार कहीं मैंने झंडा, तम्बाकू एक देखी उस पर झंडा लिखा हुआ था उसको, और ये वाला लेटर्स में यूज हो रखा था जहाँ की जगह। मैं वो बंडा तम्बाकू कौन सी चीज होती है। चलो जोक्स अपार्ट, और मजाक करी थी। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द्या। द्या, विद्या जो वर्ड देखा है, विद्या को द्या हमेशा ऐसे लिखा देता है, ऐसा कभी भी अलग अलग नहीं लिखते हैं। ओके, री, री ऐसे ही लिखा जाता है, री साउंड वाले ऐसा कर रहा है, बट इसको लिखते ऐसा नहीं है, तो ये अमानक है, मतलब इसको माना नहीं जाएगा। ठीक है, ये अमानक, ये मानक, सब अमानक है। ये आज के टाइम पे इनको, मतलब इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, ऐसे करके ये यूज कर रहे हैं। ओके, तो मानक वर्ड क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आगत, जो मैं क ख ये वाली बात कर रही थी। अब आगत, आगत जो ध्वनि पड़ी थी उसमें स्वर, सॉरी, आगत स्वर पड़ा था ओ। तो देखो एक चीज देखो कि अगर आगत वर्ण आ रहा है, तो वर्ण में तो सारी, तो पता ही है, वर्ण में तो स्वर भी आ रहा है, व्यंजन भी आ रहा है, तो अ यहाँ पे भी लिख दोगे। ठीक है, अगर आगत व्यंजन आ रहा है तो स्पेशली ये होंगे, आगत स्वर आ रहा है तो वो अ अलग है, और आगत वर्ण आ रहा है तो सारे मिला के। ओके, चलो अब आ जाओ, ये है आगत। आगत, इसको नवीन विकसित भी बोलते हैं, नवनिर्मित, इनमें से कोई भी टर्म आ जाए तो ये कौन सा है? आगत ही है। नवीन विकसित मतलब जो नवीन, नए विकसित हुए हैं, और ये
नव निर्मित मतलब नई जो निर्माण हुआ है जिनका, ठीक है। विदेश से शब्दों को हिंदी भाषा में सम्मिलित करने से जिस व्यंजन का निर्माण हुआ उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। आगत हम पढ़ चुके हैं कि आए हुए, तो मतलब बाहर से कोई भी भाषा जो आई है, मोस्टली ये वाले जो वर्ड क्या है, फारसी में बोले जाते हैं। क ख खबर, खबर मतलब खबर, गजल, जमीर, मतलब ऐसे करके ये वर्ड क्या है, ये वैसे हैं। तो ड़ ढ़ ये क्या है, सब क्या है, ये सारे कौन से हैं, क्योंकि ये वाले भी हमने पढ़े थे कि ये पहले नहीं थे, बट आगे चल के जब विकसित हुई है, मतलब थोड़े थोड़े आके टर्म्स में जुड़ते जा रहे हैं, तब जाके ये भी ऐड हो गए। इसमें फा, यहाँ पे नुक्ता भी होगा, ठीक है। तो नुक्ता मतलब क, जैसे ख है, नुक्ता को, इसको नुक्ता बोलते हैं, ध्यान रखना। नुक्ता मतलब जैसे नॉर्मली ये खा बोला जा रहा था, जैसे ये नहीं है, और जब ये लग गया तो ख की जगह इसको ख बोलोगे। ख, ग, ग, ज, ज, ठीक है। इनको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, ओके। तो आगत, नवीन, विकसित और नवनिर्मित व्यंजन ये हो गए ना। लास्ट इज अकारांत, सॉरी कारांत। अब कारांत बहुत सुना होगा कि कारांत क्या होता है, वो भी देख लो। जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से हो, सुना, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से हो तो उस शब्द को स्वर का कारांत कहते हैं। मतलब सड़क जो है किससे खत्म हो रही है, क में कौन सा स्वर निकल रहा है, अ, तो ये अकारांत हो गया। सरिता, ता में बड़ा आ निकल रहा है तो आकारांत। कवि, वी, छोटी ई निकल रही है तो इकारांत। खिड़की, बड़ी ई कारांत। शत्रु, छोटा उ, उकारांत। मातृ, रिकारांत। ऐसे एंड सो ऑन चलते रहेंगे। मीन्स क्या है, कुल मिला के कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द का अंत स्वर से हो, जिस स्वर से हो रहा है बस वही कारांत लास्ट में ऐड कर दो उसके। अ से घर अकारांत, त, आ आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, रीकारांत, ठीक है। ऐसे ही चलते रहेंगे एंड सो ऑन। ओके, टू बी कंटिन्यूड। हमें भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।